हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। कल हमने देखा था साउंड जो है वो भी लाइट की तरह रिफ्लेक्ट होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि लाइट की जो रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसी से मैच करती है। ठीक है, आज उसी में आगे देखेंगे कि साउंड जो है उसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसको बोलते हैं एको। एको का मतलब होता है कभी कभी जब आप एक रूम में स्पीकर चलाते हो खाली रूम में, तो होता है क्या, जैसे यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है, इसकी वॉइस ऐसे हर डायरेक्शन में जाएगी और डायरेक्शन में जाएगी तो ये दीवार से टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होके आपको वापस से उसका वॉइस जो है वो रिपीटेड सेम वॉइस बार बार सुनाई देती है। इसको बोलते हैं एको। कभी शादी वगैरह में देखा होगा तो वो जब वो गाना गाते हैं तो बोलते हैं ना, हेलो 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 हेलो, तो बोलते हैं एक बार है लेकिन वो बार बार हमें सुनाई देता है। यस सर। तो इसी को बोलते हैं क्या, एको। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या और ये क्यों होता है, एको की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और साउंड में इसका कैसे क्या, आपको अगर एको चाहिए तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एको इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे होता है। एन एको इज डिफाइंड एज रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेसेज वेयर एको पॉइंट्स आर मार्क्ड। अब एको पॉइंट ऐसे कई जगह पे हैं जहाँ पे आप माउंटेन्स में जाते हो तो माउंटेन्स में जोर से चिल्लाते हो तो माउंटेन से वो वापस से आपकी वॉइस जो है थोड़ी देर बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो वॉइस है माउंटेन से टकरा के वापस से आपके कानों तक पहुँचती है। इफ़ यू स्पीक समथिंग फ्रॉम देयर लाउडली you will hear back your sound after some time. This is called echo. At some places, you might listen a number of echoes one after the other. This is called as multiple echo. बार बार में सुनाई देते हैं। जब आप सुनते हो हेलो 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 इस तरह की वॉइस, तो वो बार बार मल्टीपल उसमें एको जो है वो सुनाई देता है। इट इज़ नॉट दैट यू विल हियर एन एको एट एनी प्लेस। मतलब हर जगह पे आप एको नहीं सुन सकते, उसके लिए कुछ मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन्हीं से एको जो है वो प्रोड्यूस होता है। देर आर सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एन एको टू बी हर्ड। बिफोर डिस्कसिंग दिस कंडीशन वी विल फर्स्टली टॉक अबाउट टर्म persistence of sound. The impact of any sound heard by us does not vanish immediately. It is due to this that a person can't hear two sounds if the time delay between them is less than the minimum requirement. It is a sound of a scientist that of the time delay between sounds is less than 1 upon 10 second. They are heard as single sound. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी साउंड सुनने से पहले उसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो साउंड, एक साउंड सुनने के बाद में उसमें 1/10 सेकेंड का बीच में गैप होना चाहिए, उसके बाद में ही आप दूसरा साउंड को सुन सकते हो। इससे पहले दूसरा साउंड अगर आया है तो आप उसको नहीं सुन पाओगे। ठीक है, दस टू हियर टू साउंड्स एज डिफरेंट साउंड्स एट ए टाइम डिले मस्ट बी एट लिस्ट 1/10 सेकेंड। मतलब दो साउंड के बीच में कम से कम इतना गैप होना चाहिए, उनको डिफरेंट अगर आपको उनमें देखना है तो आपको उसको 1/10 सेकेंड डिले से आपको उसको सुनना पड़ेगा। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन इम्पोर्टेंट कंडीशन नीडेड टू हियर एन एको। मतलब कि ये एक बेसिक कंडीशन है एको को सुनने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे एको प्रोड्यूस कैसे होता है और उसके लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। रिफ्लेक्शन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग echo एंड डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। देखते हैं इसको। इफ टी इज द टाइम एट विच एन echo इज हर्ड, टी टाइम पे अपने को एक एको सुनाई दे रहा है। डी इज डिस्टेंस बिटवीन द साउंड, द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। इसमें डी जो है वो डिस्टेंस है जिससे रिफ्लेक्ट होके वो साउंड वापस आएगा। वी इज द स्पीड ऑफ साउंड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए साउंड इज 2d। मतलब कि जाएगा फिर वापस आएगा, 2d उसमें टाइम सॉरी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, v इक्वल्स स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, 2d टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, तो 2d उसका डिस्टेंस हो गया, टाइम क्या हो गया, t हो गया। ओके, तो यहां से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि d इक्वल्स वी टी अपॉन टू। क्या किया मैंने, d को RHS में रखा और 2 और t जो है इसको मैं LHS में ले गया, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बना d इक्वल्स वी टी अपॉन टू। मतलब कि अपने को मिनिमम डिस्टेंस क्या चाहिए जिससे को अपने को एको सुनाई देगा, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस एक एको को सुनने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो वी टी जो है इसका आपको वैल्यू रख देना है। तो वी टी मतलब कि वी मतलब स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड कितनी होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो डी इक्वल्स कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू रखो यहाँ पे 340, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, और अपॉन में 2 चल ही रहा है, मल्टीप्लाई टी कितना हो गया अपॉन में 2। टी कितना हो गया, टी का वैल्यू मैंने आपको बताया था मिनिमम टी कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम टाइम उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए 1/10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में आएगा 17 मीटर, ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी 17 मीटर। ठीक है, तो मिनिमम एक एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए 17 मीटर। मतलब अगर आपके मतलब अगर आपको अपनी ही वॉइस का एको सुनना है तो आपके और रिफ्लेक्टिंग जो बॉडी है सामने जैसे टकरा के आएगा एको, तो उसके बीच में कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एको, क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 17 मीटर। किस किस के बीच की डिस्टेंस, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ओके, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड मस्ट बी लेस देन द हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। अब देखो वेवलेंथ जो होती है उसकी एक्चुअल में जो वेवलेंथ है वो जो रिफ्लेक्टिंग जो बॉडी है उसकी हाइट से कम होनी चाहिए। कम होगी तभी तो पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा वेवलेंथ को। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशियंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसमें इंटेंसिटी मतलब कि उसमें इतना एनर्जी होनी चाहिए कि वो साउंड जाए और रिफ्लेक्शन के बाद में आपके कानों तक पहुंचे भी, तो इतना उसमें एनर्जी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वेवलेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग जो बॉडी है उसकी हाइट से कम। ये कुछ मिनिमम कंडीशंस है। अगर ये ऐसा होगा और आप 17 मीटर दूर से अगर आप अपनी कुछ आवाज़ बोलोगे तो आपको वो सेम वॉइस रिफ्लेक्ट होके आएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, कई बार ऐसे होता है कि कई रूम ऐसे होते हैं अगर उसमें सामान नहीं रखा होता है तो वो आपको एको ज़्यादा सुनाई देता है और आपकी वॉइस गूंजती है, इसी को बोलते हैं एको। और अगर उसमें सामान रखा हुआ है तो वो वॉइस जो है वो गूंजती नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न देखो यही है कि अगर कोई इसमें जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई सोफ़ा है, यहाँ पे मान के चलो कोई टीवी है, यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई स्पीकर है, इससे अगर आप वॉइस प्रोड्यूस करते हो तो वो क्या होगा कि जो वॉइस जो आपने प्रोड्यूस की है उस स्पीकर से, वो इन जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस रूम में उन ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका जो डायरेक्शन है साउंड का वो इधर उधर वो एक्चुअल में फैल जाता है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर जो एको जो कंडीशन है वो वहाँ पे नहीं बन पाती है। इसी वजह से आपको वहाँ पे जिस रूम में सामान रखा हुआ होता है उसमें आपका एको सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब रूम खाली हो जाता है तो उसमें आपको एको सुनाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं सुनने के लिए अपने को चाहिए ईयर, और ह्यूमन ईयर कैसा होता है वो यहाँ पे डायग्राम में है। कोई भी साउंड को सुनने के लिए समझने के लिए कान की ज़रूरत होती है, ईयर्स की ज़रूरत होती है। ह्यूमन जो ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो वो पार्ट है जो आपको बाहर से दिखता है, 2 पार्ट ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे। देखो फर्स्ट पार्ट तो देखो, ये जो बाहर वाला है आपका कान, ये है। सेकंड पार्ट ये इतना सा, और थर्ड पार्ट ये वाला। देखो समझने की कोशिश करना, बाहर वाला जो पार्ट होता है ईयर का,
3 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे बाहर जो कान होता है उसको बोलते हैं आउटर ईयर, जो आपको दिख रहा है ये सबसे बाहर बाहर दिखता वाला, है। हाँ, हाँ तो जो बाहर, अपन को दिख रहा है, हाँ हाँ, जो दिख रहा है, तो इसको तो ये जो है बोलते ना, हैं ये ईयर आउटर फ्लैप। ईयर। ये जो बाहर दिखता है ना इसको बोलते हैं ईयर फ्लैप। देखो ये रहा। ये फ्लैप सर, ये है ना सर, ये जो चीज है अपने पास, अरे ये बाहर जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं ईयर फ्लैप। ठीक है। सर यही इसके चीज बीच ना, में जो यही चीज। हाँ इसके, सुनो तो अभी, सुनो। अब इसके अंदर से देखो एक कनाल जा रही है, मतलब एक इसमें होल है। उस होल को बोलते हैं ईयर कनाल। कान के अंदर जो होल है उसको बोलते हैं क्या, ईयर कनाल। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे जब आप ऊपर हाथ लगाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोन टाइप में कुछ दिखेगा, ऐसा फील होगा आपको बोन। तो सर जो सर पिट्यूटरी ग्लैंड है सर, जो पी की साइज की होती है। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड तो बाहर होती है, कान में थोड़ी ना होती है। मैं बता रहा हूँ कान के पास देखो यहाँ पे, ये जो आपकी ईयर कनाल है, ईयर कनाल के जस्ट ऊपर देखना थोड़ी सी एक यहाँ पे ऐसे आपको बोन टाइप सर दिखेगी। मोटा मोटा सा है। हाँ वो जो मोटा मोटा सा है ना उसको बोलते हैं हैमर। हाँ है मेरा, अच्छा सर यहाँ पे जो सुनो सुनो सुनो, एक 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 बार रुको। सर जहाँ पे कीटी होती है सर, वो वाला पार्ट। नहीं नहीं, कीटी होती है वो वाला पार्ट नहीं। देखो सबसे पहले आपको पता लगा ईयर फ्लैप होता है बाहर वाला, उसके बाद ईयर कनाल होता है। ईयर कनाल के बाद में, ईयर कनाल के बाद में अंदर जहाँ पे कीटी होती है जो आप बाहर कई बार निकालते हो उसको बोलते हैं क्या, एयर ड्रम, जो कि मिडल ईयर का पार्ट है। देखो बाहर वाला जो ईयर है ना उसमें तो ये दो ही चीज़ है, बाहर वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैप और ये कनाल, ये आउटर ईयर है। अब बात करेंगे मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर को देखने से पहले वेट करो। हाँ अब देखना मिडल ईयर। मिडल ईयर में देखो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो कि जो वॉइस जो सबसे पहले जाके जहां पे टकराती है उसको बोलते हैं ईयर ड्रम, या फिर हिंदी में या फिर लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं कान का पर्दा। सुना है कि इसका कान का पर्दा फट गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो सर वो अंदर क्या होता है, सर वो कैची चला रहे थे कि सर उनके कानों में जाके तो वो सर फट जाता नहीं ये है। मेम्ब्रेन होती है, एक बिल्कुल बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। ठीक है, ये देखो ये रही। इसके जस्ट ऊपर जो है एक ऐसे हड्डी की जैसी होती है, मतलब कि कुछ बोन टाइप होती है, उसको बोलते हैं हैमर। और सर उसके ये ऊपर हैमर ही, और ये ड्रम नहीं समझ में आया। अरे बेटा ये कान के अंदर होता है जहां पे वही जाके टकराती है, एक मेम्ब्रेन होती वाइब्रेट है उस, करती है जहाँ हाँ पे। एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है। मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर एक बॉन टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हैमर। दिखेगा नहीं आपको बाहर से, आपको सिर्फ अज्यूम करना है। मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना एक बॉन टाइप एक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे क्या, हैमर। और हैमर के जस्ट ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एनविल। ये देखो ये रहा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से ईयर ड्रम से जब वॉइस टकराती है तो यहाँ पे कुछ नर्व सिस्टम होता है, मतलब कि अलग अलग उसमें नर्व्स होती है जो क्या करती है, इस वाइब्रेशन को एक्चुअल में सिग्नल में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जो कि फिर अपना जो ब्रेन जो है उसको समझेगा कि कैसी वॉइस थी सर उसको कोकिला, हाँ सुनो तो कोकिला। सही, अरे सुनो तो सही। तो उसमें जो वो जब वो ऐसा एक प्रोसेस जब चलेगा कि जिसमें साउंड को पहचानने की एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, तो यहाँ से ईयर ड्रम से जो सिग्नल जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे देखो ये रहा, कोकिलिया। कोकिलिया जो होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होता है वो, जो वाइब्रेशन जो होता है ना वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से ब्रेन तक जाएगा। इसके जस्ट ऊपर देखो ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी नर्व वो सिस्टम है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट की नर्व है जो इस वाइब्रेशन के जो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है इसको ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन से ब्रेन, जोड़ती है। हाँ। और यहाँ पे बस यही है। ये आपने एक चीज़ देखी होगी, कभी कभी अगर आपके कान में कभी दर्द होता है और आपने कभी कोई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप अगर आपने कान में डाली है तो वो कई बार जो है ना आपको ऐसे फील होता है गले में कड़वा कड़वा लगता है। तो हाँ, वो, क्योंकि सर ट्यूब से अपने थ्रोट से ना अटैच होती है। हाँ तो वो जो दवाई जो कान से होते हुए आपके थ्रोट तक जाती है, वो जाती है देखो इसकी वजह से, जिसका नाम है यूस्टेचियन ट्यूब।
यूस्टेचियन जो ट्यूब होती है ये एक्चुअल में आपके कान को थ्रोट तक कनेक्ट करती है, ठीक है, ये यहाँ से। तो ये जो पार्ट जो था जिसमें आपको ऑडिटरी नर्व और कॉकिया और इसके बाद में यूस्टेशियन ट्यूब, ये तीन जो थे ये तो थे इनर ईयर के पार्ट। जो ईयर ड्रम है और उसके ऊपर जो हैमर है वो किसके पार्ट, मिडल ईयर के पार्ट। और जो बाहर ईयर फ्लैप और ईयर कैनाल ये किसके पार्ट, आउटर ईयर के पार्ट। Outer ear. यहां तक किसी को डाउट है? No, नो sir. सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। Sir. देखो जो मैंने अभी बताया ना बस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको देख लेते हैं। हाँ, साउंड तो वेव्स read फ्रॉम करो। आउटसाइड। चलो आज इसको तनु रीड करेगी। हाँ, sound waves from outside. Sound waves from outside reach the eardrum through the auditory canal. Sound waves on striking the eardrum makes it vibrate. These vibrations pass to the oval window. They magnify the force of vibration. These vibrations affect the auditory nerves, which send messages to the brain. The ear is the organ of the body that detects sound waves. It is divided into three parts: the outer ear, middle ear, and the inner ear. Outer ear. When sound waves reach the outer ear, some directly down the middle of the tube called the auditory canal. At the end of the auditory canal is the thin membrane called stretches across it. This is called the eardrum. When sound waves reach the eardrum, they push and pull on it to make it vibrate. The middle ear. In a cavity of the middle ear are three bones. They are called the hammer, anvil, and stirrup. After their shapes, the middle ear also has a tube. The sir, what is this? स्टेचियन ट्यूब। Eustachian tube, which connect to the throat. At last, the inner ear. The inner ear is filled with a fluid. The vibrations of the stirrup set up waves in the fluid. There is a membrane with delicate fibers in the cochlea. Each fiber only vibrates is a response to a sound wave with a particular pitch. When a fiber vibrates, it stimulates a nerve ending, and a nerve impulse or message is sent to the brain, where we become aware of the sound. ओके देखो एक बार फिर से इसमें एक साउंड को प्रोसेस करने की मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे प्रोसेस होता है। देखो साउंड जो है अपने ईयर फ्लैप क्या काम करता है, ये साउंड को एक तरह से एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। तो ईयर फ्लैप का काम यही है कि साउंड को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करे। ईयर कनाल से होते हुए जो साउंड है ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे ईयर ड्रम पे टकराएगा, ठीक है। और ईयर ड्रम पे टकराने के बाद में यहाँ पे एक्चुअल में ये जो साउंड जो है ये आगे वाइब्रेशन के रूप में जाएगा, और आगे वाइब्रेशन के ये रूप में जाएगा तो यहाँ से एक्चुअल में तीन इसके पार्ट, एक हैमर, एक एनविल और एक स्टिरअप। तो यहाँ से ये जो है जाएगा कहाँ पे, कोकिया के पास में। और कोकिया जो है इसको फिर बाद में एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा जो कि ब्रेन समझता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो ऑडिटरी नर्व है ये इस साउंड को ब्रेन तक लेके जाएगी और फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा कि किसका ये साउंड था, ठीक है। छोटा सा काम है, इतना सा याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. No, sir. हाँ बताओ। नहीं समझ आया, ऊपर से गया। ऊपर से गया तो इसको तो कान के अंदर लेना था बेटा, ऊपर से कैसे गया? क्योंकि कान का ही फटा, और सर कान तो खुश हो रहा होगा इस समय क्योंकि उसकी हाँ। बातें चल रही है, यहाँ पे उसकी तारीफ चल रही है। देखो एक कान बार के फिर से ऊपर देखो, गया। अब देखो डीप में देखते हैं इसको। सबसे पहले एक वॉइस जो एक साउंड जो है वो आपके ईयर फ्लैप से टकरा के ईयर कैनाल के अंदर जाएगा, कान के ये जो होल है ना इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे एक ईयर ड्रम नाम से एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन पे जाके टकराएगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन पे टकराएगा तो मेम्ब्रेन में होगा वाइब्रेशन,
और ये जो वाइब्रेशन जो है इसको कैच करते हैं यहाँ पे कुछ इसके ऑर्गन्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो देखो, यहाँ पे हैमर है, एनविल है, स्टीरअप है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और उसके हिसाब से ये जो सर ये वाइब्रेशन है, बोन्स। हाँ ये बोन्स है। तो ये जो है अलग अलग शेप के होते हैं। इस वाइब्रेशन को ये पहुंचाते हैं कहाँ तक, ये इसको पहुंचाते हैं एक्चुअल में कॉकिया तक। और यहाँ पे अलग अलग तरह का एक्चुअल में यहाँ पे फ्लूइड एक भरा रहता है, मतलब कुछ लिक्विड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कान के अंदर। उसमें क्या सर है, ये येलो कलर का वाइब्रेशन को, लिक्विड। ये जो वाइब्रेशन है इसको मैग्नीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ये साउंड क्या, ये जो वाइब्रेशन को है ये बढ़ा देता है। और ये बढ़ाने के बाद में ये जो एक्चुअल में ये जो कोकिया है ये इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ये ऑडिटरी नर्व जो है इसके थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है ये सिग्नल। इतना सा था, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में अभी भी? बताओ जी। यस सर समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं म्यूजिक एंड नॉइस। कुछ वॉइस आपको स्वीट लगती है और कुछ वॉइस आपको बड़ी ही इरिटेट करती है। तो जो अच्छी लगती है उसको बोलेंगे म्यूजिक, जो आपको इरिटेट करती है उसको अब मैं बोलेंगे रीड नॉइस। करूंगी। तो इसको तो सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अंजन इसको रीड करो। Music and noise. Unwanted sound from any source that causes discomfort of any kind is called noise pollution. Noise pollution is undesirable and can cause irritability, loss of concentration, stress, sleep disturbance, and can even damage hearing. We hear different types of sound from different sources around us. Some of sounds are pleasant to ears and some are not. A sound which has pleasant sensation on ear is called music. A sound which does not have a pleasant sensation on the ear is called noise. For an example, the sound produced by various machines, the sound of too many persons talking, what is this? Simultaneous, the bark of dog, the sound of the supersonic aircraft, etc., are not pleasant to ears because it is noise pollution. ओके अभी जो बताया वही बात है कि जो जो वॉइस हाँ जो सर साउंड समझ में आपको आ गया अच्छा तो। लगता है तो उसको बोलेंगे म्यूजिक, और जो आपको अच्छा नहीं लगेगा उसको बोलेंगे नॉइस। अब देखो नॉइस पोल्यूशन भी एक पोल्यूशन होता है और ये क्या क्या होता है उसको देखते हैं। अलग अलग तरह की जो साउंड होता है वो मिक्स होके आपको एक्चुअल में कुछ समय के लिए आपको इरिटेट करता है या फिर आपके कानों को अच्छा नहीं लगता। तो उससे जो है ना चीज़ें सही से आप कर नहीं पाते हो, आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। और नॉइस पोल्यूशन जो है ये अलग अलग तरह के वॉइस से होता है। आपको पता ही है, गाड़ी का हॉर्न हो या फिर कोई मशीन की आवाज़ हो या फिर वहाँ पे कोई साउंड स्पीकर में बहुत तेज़, कोई स्पीकर में अलग अलग तरह के साउंड चल रहे हों। तो ये सारा क्या है, नॉइस पोल्यूशन है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर उसमें इंटेंसिटी का साउंड है तो उसको बोलेंगे क्या, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो इसको रीड करेगी आशवी। Noise pollution, the disturbance produced in the environment by undesirable, loud, and harsh sound from various sources is called noise pollution. Noise pollution is the recent phenomenon of 20th century increasing dependence of men on various kinds of machine at home or workplace of factories etc has constructed a lot of noise pollution. Noise pollution at a particular place is determined by the following factors: loudness of the sound, duration of noise at a particular place. ओके देखो, अगर साउंड में इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब कि वो लाउड है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक वो एक मिक्सचर अगर साउंड का है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको भी आप नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। क्योंकि उसमें चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या कौन सी क्या वॉइस आ रही है। एक्चुअल में वो अनवांटेड वॉइस होती है जो आपको सुनाई देती रहती है बार सर बार। जैसे अनवांटेड पीपल होते हैं सर वैसे वाले। हाँ, मार्केट में जाते हो तो कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो वो आपको वो आवाज़ सुननी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आवाज़ है, उसी को बोलेंगे क्या, नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब उनसे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे।
सौम्या इसको रीड करो बेटा। The harmful effects of noise pollution are as follows. First, noise in the surrounding interfere with speech and talk with another person. Second, a long exposure the noise pollution may result in the loss of hearing of the deafness. Third, noise pollution reduces concentrations and results in the loss of work efficiency. Fourth, noise causes angry tension and interferes with the sleep pattern of individuals. Fifth, noise produces headaches, irritability, and nervous tension. Sixth, noise can causes loss of night vision as well as color blindness. ओके, देखो एक एक करके देखते हैं। अगर लंबे टाइम तक आप नॉइस पोल्यूशन की जगह पे रहते हो, बार बार में आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे हाई इंटेंसिटी की वॉइस या फिर साउंड आपको सुनाई देता है, तो उससे कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे सबसे पहला तो काम यही है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बीच बीच में कोई बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो आपको उसमें डिस्टर्बेंस होता है। इसके अलावा अगर आप ऐसी हाई एनर्जी वाली अगर आप साउंड में बार बार में रहते हो तो आपको वहाँ पे डिफनेस भी आपको हो सकता है, बहरापन, जिससे कि आपको सुनने की जो शक्ति है वो कम हो सकती है। इसके साथ ही वर्क एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। आप ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेशन आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे एंगर बढ़ता है, टेंशन होती है, और फिर बाद में जब ऐसा चीज़ें होंगी तो फिर बाद में स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आपको हो जाता है, मतलब कि आपको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया आप फील करते हो। जब ऐसा होगा तो आपको हेडेक होगा, इरिटेशन होगा और आपको टेंशन्स होगी। कई बार लंबे टाइम तक अगर आप ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन में रहते हो तो इससे ना सिर्फ डिफनेस हो सकती है, बल्कि आप जो है नाइट ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकती है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकती है, क्योंकि ईयर जो है कहीं ना कहीं वो विजन को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट थे, हार्मफुल इफ़ेक्ट। अब इसको प्रिवेंट करने या फिर कंट्रोल करने के कि नॉइज़ को कैसे कंट्रोल करें जिससे कि ये सब चीज़ें ना हो, तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो आपको ऐसी मशीन यूज़ करनी चाहिए जो कि मिनिमम नॉइज़ प्रोड्यूस करे। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और ये जो जितनी भी एक्चुअल में जो मशीनें हैं उनको एडिशनली उनके अंदर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने चाहिए, जिससे कि उनकी जो वॉइस है वो सप्रेस हो सके। हैवी व्हीकल जो है उनको रेजिडेंशियल इलाकों में आने से रोकना चाहिए, उनके लिए पर्टिकुलर एक लेन होनी चाहिए, उनके लिए पर्टिकुलर रोड होनी चाहिए, उसी से वो पास हो, जिससे कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तक नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। इसके बाद जो लाउड स्पीकर है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, या तो सोशल या फिर क्लाउड स्पीकर, सर क्लाउड में भी लाउड लाउड स्पीकर्स जो है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, ना तो सोशल या ना फिर रिलीजियस फंक्शन में। ठीक है, किसी भी प्रकार के फंक्शन में लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर करें भी तो उसकी वॉइस जो है वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। फैक्ट्रियों को रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं वहाँ से दूर रखना चाहिए, जिससे फैक्ट्रियों में होने वाले नॉइज़ को लोगों से दूर रखा जा सके। घर पे आप टेलीविज़न, रेडियो और म्यूजिक सिस्टम से आप एंटरटेनमेंट करते हो तो उसको भी लिमिटेड वॉइस में ही आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशंस। अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको देखते हैं। मेजर्स देखो, अभी मैंने आपको बताया एक तो लाउड स्पीकर का यूज़ जो है वो फंक्शंस या फिर कोई भी ऐसा रिलीजियस कोई फंक्शन है या फिर सोशल कोई गैदरिंग है उसमें भी आपको लाउड स्पीकर का तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको ये करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना बोलें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएं ना,
टीवी और जो म्यूजिक सिस्टम है उसको ज़्यादा ज़ोर से ना चलाएं, जिससे कि पड़ोसी जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। फ्लैट के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट में घर जो है एकदम पास पास में होते हैं, इस वजह से। बाकी अगर वैसे घर है तो कॉलोनी में घर है तो वो तो क्या है कि उसमें थोड़ी डिस्टेंस हो जाती है, तो वो नॉइस एक दूसरे के घर में इतनी इफेक्ट नहीं करती है। हाँ सर, ठीक है। क्योंकि सर वो फ्लैट पास में होती है सर, इसलिए अपन को टीवी से मतलब बिल्कुल लो वॉइस में करके सुननी चाहिए। हाँ, इसके साथ ही जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको एक्चुअल में एक ईयर गियर आता है, जिसमें कि आप जो है वो जो नॉइस जो है उसको कानों तक नहीं पहुंचने देती है वो। तो ऐसे जो ईयर जो प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट हैं वो यूज़ करने चाहिए। ट्रैफिक जो नॉइस है उसको रिड्यूस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि बस और जो ऑटोमोबाइल्स और ड्राइवर जो हैं उनमें ऐसे एटिकेट्स आप डेवलप करो ट्रेनिंग से, जिससे कि वो हॉर्न का यूज़ बहुत कम करें। ऐसे नहीं कि जा रहे अच्छा हैं तो बस सर, आप हॉर्न ऐसे हॉर्न। कहना चाहते हो कि सर जैसे कि अपन सर अपनी गाड़ियों को सर कुछ एडिकेट्स दे, ताकि सर वो है ना गाड़ी के ड्राइवर्स को या ड्राइवर्स को गाड़ी को ड्राइवर्स को ड्राइवर्स को एडिकेट्स। तो सब कोई भी लोग होते हैं ना वो ओवरटेक करते हैं सर, वो ओवरटेक करते हैं तो वो लोग ज्यादा करते हैं ऐसे पी पी। हाँ, तो तभी तो तो बता रहा बताना हूँ ना। पड़ता है ना कि मैं आगे आ रहा हूँ। ऐसे जो ट्रैफिक में जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि उसमें ये एटिकेट्स डेवलप हो सके कि वो हॉर्न का मिनिमम यूज़ करें। ठीक है। पर वैसे तो सर और मैं जब स्कूटी ज्यादा यूज करती कार हो या व्हीकल हो, कोई भी किसी भी तरह का, उसमें भी लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर्स का कंसंट्रेशन खराब ना हो और आसपास में जो लोग रहते हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है। अब अपन देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन हैं इलुस्ट्रेशंस की फॉर्म में, उनको देखते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड, स्टेट द फैक्टर दैट डिटरमाइंस पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको डिटरमाइन करती है, पिच को। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी एक्चुअल में ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो साउंड की पिच भी कम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से देखो। इसके बाद में बात आती है लाउडनेस। तो लाउडनेस का मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो वॉइस जो है लाउड होगी, मतलब कि ज़्यादा मोटी वॉइस होगी, सॉरी ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगी आपको। तो एम्पलीट्यूड जो है, Yes, sir. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ये नया फैक्ट। इसके बाद देखो बात आती है टिम्बर या फिर क्वालिटी की। तो टिम्बर और क्वालिटी जो है, इसको एक्चुअल में जो वाइब्रेटिंग जो बॉडी है जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें जो वाइब्रेशन जो है ना वो उसके टिम्बर को या फिर उसके क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि जितनी उसमें एनर्जी होगी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी में उतनी ही एनर्जी से वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, द वेव फ्रॉम प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी डिटरमाइंस द टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है। तो तीन चीजें अलग अलग कैसे कैसे होती है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, ए लाउड साउंड कैन बी हर्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस but a feeble or soft sound cannot be heard at a large distance. Explain why. तो देखो ये तो इसका तो यही रीज़न है कि साउंड में एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी यानी कि इंटेंसिटी उसमें नहीं रहती है। तो जितनी कम एनर्जी उतना ही वो कम ट्रेवल कर पाएगा, इससे वो ज़्यादा दूरी तक आपको सुनाई नहीं देता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब दो तीन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, उनको देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, A bat can hear sound of frequency 100k hertz. Find the wavelength of the sound wave in the air corresponding to this frequency. Given speed of sound is 344. तो देखते हैं यहाँ पे क्या फाइंड करना है अपने को, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अपने को चाहिए यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मतलब नू की वैल्यू क्या है, नू की वैल्यू है 100k हर्ट्ज, 100,000 हर्ट्ज। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 1000 हर्ट्ज। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1000 हर्ट्ज, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 लाख हर्ट्ज। और 1 लाख को क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 5 हर्ट्ज। यहाँ तक समझ में आया। मैंने नू की वैल्यू को
10 की पावर 5 लिखा है, कैसे लिखा है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, देखो Yes, जो sir, स्पीड की जो वैल्यू जो थी वो क्या थी अपने पास, देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि साउंड की जो स्पीड होती है उसको मैंने बताया था कि v इक्वल्स क्या था, नू मल्टीप्लाई लैम्डा। तो Lambda. यहाँ पे अपने को लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा को यहीं पे रखो और नू को ले जाओ v के नीचे, तो क्या हो जाएगा v अपॉन नू। तो यहाँ Yes, पे sir. देखो वेलोसिटी Yes, sir. कितनी है, साउंड की वेलोसिटी अपने को गिवन है 344। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे v की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, और नू की वैल्यू 10 टू पावर 5 हर्ट्ज। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये 10 टू पावर 5 हर्ट्ज है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 344 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर। और इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो इसको देखो, माइक बंद कर। यहां से देखो यहाँ पे ये जो 344 है, इसमें से अपने क्या करेंगे, ये जो -5 जो है इसमें से 2 जीरो को निकालेंगे और इसमें एडजस्ट करेंगे, 3.4 बनाएंगे। इसको कैसे बना रहे हैं देखो, 340 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। इतना समझ में आया? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. अरे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो सर वैसे देखो अभी, हाँ सर तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको ये माइनस की पावर है, मतलब कि ये माइनस की पावर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे देखना यहाँ पे 344 अपॉन 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 लिख सकते हैं ऐसे। अब 10 टू पावर 2 का मतलब क्या 100 होता है, यस सर और 100 होता है तो ये 2 पॉइंट्स अगर Yes, मैं sir. यहाँ पे 2 पॉइंट से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ये 3.14 हो जाएगा, सॉरी 3.44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 चल ही रहा है। और यही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है। यस सर तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 3.44 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मीटर। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस ही तो है, फ्रीक्वेंसी, दो कंटिन्यूस क्रेस्ट या फिर दो कंटिन्यूस ट्रफ के बीच की दूरी। ओके, यस सर तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 समझ में आया या फिर दोबारा समझाएं? सर एक मिनट सर नहीं समझा ना सर, आ गया। तनु, अंजनी, सौम्या, Yes, sir. sir. समझ में आ गया सर, नो प्रॉब्लम। चलो अगर समझ में आ गया तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है, इसमें एक बॉय है और उसको एक साउंड सुनाई देता है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, और डिस्टेंस उसकी है, साउंड जहाँ से आ रहा है और उस बॉय के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। ठीक है, और व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल्स, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब कि आपको ये फाइंड करना है कि ये एक साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे एक बालक है, तो इस बालक को ये साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। कितनी डिस्टेंस कितनी है इसके उसके बीच की दूरी, 500 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। आपको पता लगाना है कि ये जो ऑसिलेशन जो हो रहा है ना, इसमें वो वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स होंगे उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस वाइब्रेशन में कितना टाइम ले रहा है वो, मतलब कि उसमें टाइम आपको बताना है, ऑसिलेशन के बीच का टाइम। ठीक है, कितना उसमें टाइम लग रहा है। तो इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया था, टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स 1/ν। नो, यस सर। तो यहाँ पे आपको बस आपको वैल्यू रखनी है 1/100 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.01 सेकेंड। हो गया, यस सर। बस इतना सा फाइंड करना था आपको।
यस सर, हो गया सर। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ लास्ट देखो, लास्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे है, द वाटर वेव्स आर प्रोड्यूसिंग एट सॉरी द वाटर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज इफ द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज 2.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव्स। अब देखो स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नू की वैल्यू कितनी है 40 हर्ट्ज, लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू, स्पीड ऑफ वेव, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, वेवलेंथ कितनी है अपने को सेंटीमीटर में वेवलेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.025 मीटर। 0 मीटर। तो यहाँ पे अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। और स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, देखो स्पीड की वैल्यू क्या बताई थी अपन ने जब फाइंड किया था फॉर्मूला, तो अपने पास आया था 340 मीटर पर स्क्वायर, 3 मीटर। अरे फॉर्मूला, 340 मीटर। फॉर्मूला नू मल्टीप्लाई लैम्डा। हाँ लैम्डा। Yes, तो sir. देखो, तो नू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 0.0 लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.025। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना 1 मीटर पर सेकेंड। Second. क्योंकि सर 1000 आता है और सर 30 है, 30 पॉइंट और फिर ऊपर से एक जीरो और था तो हटा दिया, तो चारों टीचर को हटा दिया। ओके, कैसे किया Yes, sir. देखो 40 मल्टीप्लाई हाँ हाँ सर, आ गया समझ में। 1000, 10 से 10, इसको जब कट करोगे 25, 25 से 25 कैंसिल होके ये 1 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सर अपना चैप्टर कंप्लीट। अब आपका काम क्या है, इसमें जो लेटेस्ट रिकैप्सुलेट जो है आपको इनको याद करना है अच्छे से, और इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है इनको हम कल करेंगे। ठीक है, कल आपसे ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। Yes, sir. सुनो अभी बाय अभी नहीं, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है कल मैं आपसे पूछूंगा, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने नहीं पढ़ा था या मैं क्लास में नहीं थी। अगर आप क्लास में नहीं भी हो या नहीं आपने पढ़ा है तो भी आपको खुद से वो पॉइंट जो है रिवाइज करके आना है। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये समझ में आ गया तो 9th और 10th क्लास में चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है।